हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। नो डाउट कि आप गड़बड़ हो सकते हैं। गड़बड़ नहीं होने का कई एक कारण है कि बहुत सारे शस्त्रों का संगम करने के बाद अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? तो ब्रह्मास्त्र पर पहुँच चुके हैं। और एक ऐसा अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र जिसका कोई तोड़ नहीं है। जब ये अस्त्र हमारे पास होगा तो निर्भय होकर, निडर होकर किसी भी काम को किया जा सकता है। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपको ब्रह्मास्त्र सीरीज अभी कंटिन्यू चल रहा है। तो आज आपके बीच जो ब्रह्मास्त्र में हम लाए हैं लेक्चर, वो आपका बेटा कौन सा लेक्चर है? तो केमिस्ट्री का लेक्चर है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज जो ब्रह्मास्त्र में लाए हैं, तो आज हमारा ब्रह्मास्त्र का पावर 4 चलेगा। पावर 4 का मतलब बेटा, मैंने बताया था आप लोग को कि हम लोग को स्क्वायर में चलना है, 2+1 में नहीं चलना है, 2 स्क्वायर 2 में चलना है। तो 4 हो जाएगा, 2+1 आपका 3 होता है। 2+1 यानी 3+1 करेंगे या 2+2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 2⁻³ कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2+3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 2⁻4 कर देंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमको इसमें कौन सा रास्ता फॉलो करना है? कम समय में बेहतर करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है, हमने इस रास्ता को फॉलो किया था और इसी रास्ते और इसी सिद्धांत पर, इसी क्रम पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा ब्रह्मास्त्र टू दी पावर 4, ब्रह्मास्त्र टू दी पावर 4, हमने स्पीड को मेंटेन करना है। हमें स्पीड को मेंटेन करना है, कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है, थ्योरी को मेंटेन करना है, कैलकुलेशन पावर बढ़ाना है। तो इसके साथ आपको बने रहना होगा। मैं बार बार कहता हूं, एक एक चीज आपको इस कदर तोड़कर दिखा दिया जाएगा जैसे आईना आपको, आपके सामने आईना रखा हुआ आपका पूरा बॉडी, पूरी तस्वीर को दिखा देता है, वैसे पारदर्शी रूप से दिखाने का कोशिश करेंगे। और फार बेटर, पहले से जो भी लेक्चर आ रहा है उससे फार बेटर और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की बराबर मैं कोशिश करते रहता हूं। तो आपको जरूर उससे परिवर्तन किया हुआ और बहुत कुछ बेहतर नजर आएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके बीच। और हमारा पहला क्वेश्चन, लेकिन एक चीज बेटा याद रखो, नहीं दबाए हो तो दबा दो, बिल्कुल दबाओ उसको जल्दी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो सब्सक्राइब कर लिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम हमारे लिए बहुत एसेंशियल चीज है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लग रहा है, क्या लगता है? क्वेश्चन क्या कहता है? खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। बेटा, खाना बनाने में प्रयोग करते हैं कौन सा गैस? आपके सामने जो ऑप्शन लिखा गया उसमें एलपीजी गैस नहीं है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ऑप्शन में मैंने एलपीजी गैस को नहीं लिया है। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आएगा, हमेशा एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं देगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे, वही चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं फार बेटर तरीका से। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पहले भी कहा था कि एक एक चीज आपको, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका CO दिया हुआ है, तीसरा आपका मीथेन दिया हुआ है, और चौथा आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन को बेटा मिलाते हैं तो बहुत सारे गैसेज बनते हैं, जैसे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऐसे बहुत सारे गैसेज आएंगे। तो मैंने नाइट्रोजन का भी सारे ऑक्साइड का चर्चा कर लिया है और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड सबका। तो चारों में से बेटा किसका इस्तेमाल करेंगे? तो मीथेन का इस्तेमाल करेंगे। अब सवाल उठता है कि खाना बनाने हेतु मीथेन गैस का ही इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि हीटेबल गैस तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, बहुत गर्म होता है और अच्छा होता है। तो उसका क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है बेटा, कैलोरी मान जो होता है वो आपका किसका? मीथेन का सबसे ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मीथेन गैस का इस्तेमाल करेंगे। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आगे बेटा ऐसा नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या क्या कहता है कि एसिटिलीन, आपका एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र कहने का मतलब बेटा एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। और इसके बीच में मैंने अंतर आपको बताया था कि जो मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो आपके मॉलिकुलर फार्मूला होते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला कहने का मतलब आणविक सूत्र। कौन सा सूत्र? आणविक सूत्र जो हमारा होगा वो आणविक सूत्र क्या होता है? तो वो आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो होते हैं, वो एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला
एम्पिरिकल फार्मूला जो आपके कौन सा सूत्र होते हैं, मूलानुपाती। मूलानुपाती सूत्र जो होगा वो मूलानुपाती सूत्र जो होंगे 100 और बट्टा ये पूरा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया, इंटू एन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि एसिटिलीन, तो एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा क्या होता है आपको पता होगा। एसिटिलीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम जैसा जानते हैं कि इसका C2H2 होता है। स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड CH होते हैं। अब इसी को किस में चेंज कर देना है, इसी फार्मूला को एम्पिरिकल फार्मूला में चेंज करना है। तो होगा क्या, तो ये आपका C2H2 जो दिया हुआ है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो आपको करना क्या होगा, H इसको उड़ा देना होगा। आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH। तो एसिटिलीन का एम्पिरिकल फार्मूला क्या आ गया, CH आ गया। आप समझ गए होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला गुने n के बराबर होता है। आणविक सूत्र मूलानुपाती सूत्र गुने n के बराबर होगा। तो यही आपका n था, कॉमन लेके n को बाहर निकाल दीजिएगा। जो कटने वाला होगा काट देंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए या छोड़ दिया जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कॉमेंट करना नहीं भूलना है। जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बेटा निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है। कार्बन किसमें नहीं है, तो आपका डायमंड दिया हुआ है। डायमंड आपका एलोट्रॉप्स होता है। डायमंड क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। किसके, कार्बन के समस्थानिक होते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स किसको कहा जाता है मैं अभी समझा दूंगा। ग्रेफाइट भी आपका जो दिया हुआ है वो भी एलोट्रॉप्स होता है। किसका, ग्रेफाइट जो होगा वो भी आपका एलोट्रॉप्स होता है। किसका एलोट्रॉप्स होता है, तो कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। और आपका कोयला जो होता है वो मुख्य रूप से किससे बना होता है, कार्बन से ही बना होता है कोयला। तो ये तीनों का तीनों एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है बेटा, ये भी जान लो क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, और कौन कौन बनाएगा वो भी हम क्लियर कर देंगे। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक यानी एक चीज से जो बना हुआ है वो तत्व। एलोट्रॉप्स कहने का मतलब अगर कार्बन का एलोट्रॉप्स है इट मीन्स क्या, 95% प्लस कार्बन होगा। 95% प्लस क्या होगा, कार्बन एलोट्रॉप्स हैं तो 95% प्लस आपका कार्बन से उसका निर्माण हुआ होगा। डायमंड के विषय में आप जानते होंगे, डायमंड आपका सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है और इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसा होता है और ऐसे ही श्रृंखला में इसी तरह से ये बढ़ने का काम करता है। जैसे मैं आपको बना रहा हूँ ऐसे ही डायमंड का संरचना होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। तो ये आपका डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, सबसे कड़ा और कठोर सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो ये आपका बेटा ग्रेफाइट है। ऐसे करके 1-2 कॉम्बिनेशन ऐसे करके ये मूव करते रहता है। कैसे, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप केवल देखते रहिए इसको, बिल्कुल समझ में आएगा। नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आने वाला है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बिल्कुल आपको समझ में आना ही आना है। तो ऐसा स्ट्रक्चर इसको मिटाओ, गड़बड़ सरबर लग रहा है, गड़बड़ को नहीं रखना है। बिल्कुल ऐसे करके इसको हम ऐसे करेंगे, फिर आपको ऐसे करके ये ऐसा आ जाएगा, फिर आपको ऐसे करके बनाएंगे 1 से 2 ऐसे करके। तो ये बेटा आपका ग्रेफाइट है। इसमें भी आपको जितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। तो यहाँ कार्बन कहाँ कहाँ होगा जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी देखिएगा तो कार्बन 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 कार्बन, जितने भी कोना होगा सारे कोना पर क्या हो जाएंगे, तो कार्बन ही कार्बन होंगे। आपको पता चल गया होगा कि कार्बन की संख्याएं कितनी होती है। तो ये दोनों आपका एलोट्रॉप्स है। तो लगभग हीरा भी आपको कार्बन से बना हुआ है। स्ट्रक्चर मैंने दिखा दिया, वह 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऐसे करके इस क्रम में बढ़ता है। ये बढ़ता कैसे है, 1:3, 3:9, 9:27, यानी 1:3 के टर्म में इसको देखिएगा। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे करके ये बढ़ता है। और कोयला के विषय में बताने की आवश्यकता नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कह रहा है कि हीरा, ग्रेफाइट और कोयला और उपरोक्त में से कोई नहीं तो कोई नहीं है। जिसमें से कोई भी ऐसा यौगिक नहीं है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है, सब के सब में कार्बन उपस्थित है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। मैं एक एक चीज आपके लिए इस लेक्चर में वैसे लेके आया हूं जितना कुछ मैं बोलता हूं, बोल के समझाता हूं। मैंने कोशिश किया है कि इस लेक्चर में आपको सारा चीज लिख के भी दिखा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो मेरे द्वारा बताया गया आपको कभी भविष्य में दिक्कत ना हो। कॉपीराइट प्रिंट कर ले, आप इसको उतार ले, छाप ले, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी
सबसे भारी धातु है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। चांदी, चांदी का सूत्र आपका, चांदी का सिंबल Ag होता है, एटॉमिक नंबर Z आपका ये दिया हुआ है, परमाणु संख्या, और 108 आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास नंबर ये दिया हुआ है। दो चीज़ आपको पता है, सोना का आपका Au सिंबल होता है 79 197, ऑस्मियम का आपका 76 190 होता है, और मरकरी का आपका पारा का 80 और 200.5 होता है। आपको दिखाई दे रहा होगा, आप जरा गौर से इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा मैं अभी समझाता हूं आपको। आपको क्या नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा, इन सबों को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। आज मैं बहुत अच्छा चीज बताने वाला हूं। 108, 197, 190 और 205। आप बताइए कि इसमें बड़ा कौन होगा बेटा? 108 बड़ा है, मास सबका दिया हुआ है। पूछ रहा है सबसे भारी कौन होगा, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा भारी होगा, यही होता है, बिल्कुल आप जानते हैं। 108 हो गया, 197 हो गया, 190 हो गया, और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? 200.5 दिया हुआ है। ये आपको सोना चांदी हीरे जवाहरात का जो कहानी था वो आपके सामने रख दिया गया है। अब आपको बताने के लिए पूछ रहा है और कह रहा है कि आप जरा सा बताइए कि क्या होगा नहीं होगा। तो आप जरा सा दिमाग लगा के बिल्कुल बताने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होने वाला है और क्या होने वाला नहीं है। तो आपने देखा तो सबसे भारी आपको पारा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन पारा नहीं होता है। ये बेटा इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये आपको धातु होते हुए भी किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और ये आपके क्या होते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, और बहुत ही हार्ड और डेंस होता है, बहुत ही हार्ड, कड़ा और कठोर होता है। और इसीलिए सबसे ज्यादा भार किसका हो जाता है? ऑस्मियम का सबसे ज्यादा भार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो बताने की आवश्यकता नहीं बेटा, 7 उदासीन होता है। आप क्या कीजिएगा, पीएच स्केल ले लीजिएगा, यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा, यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा, और यहाँ पर 14 लिख दीजिएगा। इधर से इधर बढ़िएगा तो यहाँ 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके बढ़ेगा। तो ये बेसिक क्षारीयता जो है वो ऐसे बढ़ेगा, और अम्लीयता जो है वो ऐसे बढ़ेगा। एसिडिक बिहेवियर का आपका क्या होगा? वो इधर बढ़ेगा, ठीक है। ये अम्लीयता जो है वो आपको इधर बढ़ने का काम करेगा, नो डाउट, आप समझ गए होंगे। और 7 आपका न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ये आपके क्या होते हैं? तो उदासीन होते हैं। और यही पीएच मान किसका होता है? तो बेटा जल का होता है। जल आपका न्यूट्रल होता है, तो उदासीन मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन का शुरुआत हुआ है, एक एक क्वेश्चन बेटा अपने आप में बहुत जबरदस्त है। क्या कहता है सो ध्यान से देखिए। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, मैंने बताया था मीथेन का कहानी। एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है ताकि रिसाव की स्थिति में शीघ्र पता चल सके। अब कहता है कि एलपीजी गैस जो होता है उसमें ऐसा कौन सा गैस भर दिया जाता है ताकि वहां से गैस अगर लीकेज करेगा तो आपको तुरंत पता चले और बड़ा हादसा होने से टल जाए, जो आपके घर में अभी भी रखा हुआ होगा, इस्तेमाल हो रहा होगा। तो बेटा एलपीजी गैस को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं, और इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, मैंने सब चीज तोड़ तोड़ के समझा दिया है। तो इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाए जाते हैं। ये एलपीजी गैस का कहानी है। अब कहता है कि इसमें इथाइल ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, उसके बाद आपका इथाइल मरकैप्टन है लेकिन इथाइल होगा, और इथाइल अल्कोहल। तो चारों में कौन पाया जाता है? तो मैंने बताया था कि मरा हुआ एक गैस पाया जाता है जिसको मेरा मरकैप्टाइन गैस बोलते हैं, और इस चारों को हम अच्छी तरह से डिफाइन किए हैं। ध्यान से देखिएगा। आपका इथाइल अल्कोहल क्या होता है? तो केमिकल फार्मूला सबका लिख दिए हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, सारे का केमिकल फार्मूला लिख दिए, क्योंकि ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है बेटा। तो ग्लाइकोल C6H6O2, ग्लिसरॉल आपका C3H8O3, मरकैप्टाइन C2H5SH, और आपका इथाइल अल्कोहल C2H5OH। मैंने इसका सारा चीज आपके सामने पूरा बायोडाटा लेके आया है। ध्यान से देखिएगा। मरकैप्टाइन गैस जो होता है वो बेटा कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। एलोइस कलर का हल्का भूरा, हल्का पीला रंग का लिक्विड या द्रव गैसियस पदार्थ होता है जिसमें पंजेंट स्मेल पाया जाता है। और आपका आदि जो होता है, आदि जैसा और स्कंक ऑर्डर यानी सड़ा हुआ अंडा जैसे महकता है,
उस ढंग का स्मेल आपको यहाँ से दिखाई देगा। किस गैस में? तो मरकेप्टाइन गैस में। और मरकेप्टाइन गैस का दूसरा नाम इथेन थायोल भी होता है, मरकैप्टो इथेन भी होता है और इथाइल सल्फ हाइड्रेट भी होता है। तो आपको अगर कोई भी ऑप्शन आए, इथेन थायोल आ जाए, मरकैप्टो इथेन आ जाएगा और इथाइल सल्फ हाइड्रेट और चारों दे दे, मान लो कोई ऑप्शन में चारों दे दे और पांचवा में दे दे ऑल ऑफ दी, तो सबको टिक करेंगे तो ये आपका इथाइल अल्कोहल होता है। यहाँ पर अल्कोहल जो होगा वो आपको इथाइल अल्कोहल होगा, मैंने सूत्र आपको लिख दिया है, समझ में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो मरकेप्टाइन गैस। क्यों डाला जाता है? ये कलरलेस गैस होता है लेकिन इसके पास स्मेल आपका कैसा? आदि की तरह होता है, स्कंक स्मेल यानी बदबूदार खुशबू, बदबूदार स्मेल, बदबूदार सुगंध होगा, यानी अच्छा खुशबू नहीं होता है, खराब खुशबू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आज क्या है? क्या कहता है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफी जो होता है, मैंने बार बार फोटोग्राफी का भी कहीं ये क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं, ट्रेंड बदल बदल के। तो कहता है कि फोटोग्राफी में जो सबसे उपयोगी है वो कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है बेटा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr और तीसरा ऑप्शन है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और चौथा ऑप्शन है आपका साइट्रिक अम्ल C6H8 और O7 आपको दिया हुआ है। तो इसमें आपका जो होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? फोटोग्राफी में सबसे उपयोगी तत्व आपका कौन सा होगा? तो वो बेटा आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा? तो सिल्वर ब्रोमाइड आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। क्यों आएगा सिल्वर ब्रोमाइड? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ब्रोमीन जो हो गया, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। ब्रोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये तीनों जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्रोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये आपको, और आयोडीन भी, ठीक है, ये चारों के चारों जो होते हैं ये मुख्य रूप से आपको फोटो सेंसिटिव में काम आता है। ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, प्रकाश जब इस पर पड़ता है तो इसकी सक्रियता बढ़ जाती है। मैंने यहाँ लिखा है कि इट इज सेंसिटिव टुवर्ड्स लाइट। कौन? सिल्वर आपका जो दिया हुआ है, सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है? ये सेंसिटिव होता है लाइट के टुवर्ड्स। तो लाइट के टुवर्ड्स जब ये सेंसिटिव होगा तो कह क्या रहा है कि जब इस पर प्रकाश पड़ता है, इस पर क्या होता है? प्रकाश पड़ता है। किस पर प्रकाश पड़ता है? तो सिल्वर क्लोराइड पर आपका जब प्रकाश पड़ता है तो यह क्या करता है? सेंसिटिव, प्रकाश के प्रति सेंसिटिव होता है। तो जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा, या सिल्वर ब्रोमाइड हो, सिल्वर क्लोराइड हो, सिल्वर फ्लोराइड हो या आयोडाइड हो, जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ेगा तो वैसे ही वो विघटित होने लगेगा, टूटने लगेगा, और कहता है वैसे ही वो विघटित होकर जिलेटिन में बदल जाता है। और ये जिलेटिन क्या होते हैं? जो धातु का चांदी इसके साथ होता है उसके कणों पर जाके परिवर्तित होकर किसको उतार देता है? प्रतिबिंब को उतार देता है। और प्रतिबिंब को उतारता ही नहीं है, उसको स्टेबल करके भी, बना के भी रखने का काम करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सिल्वर ब्रोमाइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि आंसू गैस, जो टीयर गैस है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला आपको पता होगा आंसू गैस का, तो रासायनिक नाम लिख सकते हैं। एसीटोफेनॉन C8H8O होता है बेंजो, बेंजीफेनॉन आपका C13H100 होता है, अल्फा ब्रोमो एसीटोफेनॉन, एसीटोफेनॉन लिख दिया, अल्फा पर ब्रोमो लगा होगा, बस वही कहानी होगा। अल्फा क्लोरो यानी क्या? CCl3NO2, यही आपका आंसू गैस होता है। यही आपका क्या होता है? आंसू गैस होता है। इसके विषय में बताएं। आंसू गैस को बेटा हम लोग क्लोरोपिक्रीन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोपिक्रीन के नाम से भी जानते हैं। पिक्रीन के नाम से भी आंसू गैस को जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसको ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन भी बोलते हैं। यह आपका कार्बनिक यौगिक होता है, कार्बन का बना हुआ यौगिक होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो प्रथम विश्व युद्ध में इसका इस्तेमाल किया था। पुलिस में भगदड़ अगर मच जाता है और आप देखते हैं कि बराबर स्ट्राइक किया जाता है, किसी पार्टी के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा अगर दंगा फसाद कहीं किया जाता है तो प्रशासन की मदद से वहाँ पर क्या किया जाता है? पुलिस आपको इस गैस का इस्तेमाल करता है। इससे होता क्या है कि ये गैस जब आपका आंख और कान में जाएगा तो उसमें जलन पैदा करता है, उसमें जलन पैदा करने का काम करता है। और ये गैस काम कैसे करता है वो मैं आपको बताता हूं। केमिकल चीज, मेन चीज तो मैं बताया ही नहीं कि जब इस गैस को छोड़ा जाता है, वो गैस हमारा आंख का जो बाहरी पोर्शन आपका कॉर्निया होता है, कॉर्निया से जब ये गैस टकराता है, तो जब यह गैस कॉर्निया से टकराता है तो कॉर्निया को सक्रिय हो जाता है, कॉर्निया को सक्रिय कर देता है। और कॉर्निया जैसे ही सेंसिटिव होगा तो वहां से क्या होंगे? जो आपके ह्यूमर पाए जाते हैं, एक्वस और विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, विट्रस अंदर में, एक्वस बाहर में, तो वो एक्वस ह्यूमर क्या करता है कि आंसू के रूप में वहां से बाहर निकलने लगता है। क्योंकि इसमें अगर जाएगा तो आपको दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगा, लहरने लगेगा, ऐसी स्थिति आएगी और ज़्यादा देर तक ऐसे आपको गुजारा जाएगा तो आँख
खराब होने की भी संभावनाएं बनती है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? अल्फा क्लोरो एसीटोफेनॉन हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? संचायक बैटरी यानी उस वैसे बैटरी का कहानी कहा जा रहा है जो चार्ज को संचय करके रखता है, चार्ज को संचित करके, कंजर्व करके, चार्ज को एब्जॉर्ब करके रखता है, उस बैटरी का कहानी है। तो कहता है कि संचायक बैटरी में निम्नलिखित में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा तांबा का प्रयोग, तांबा यानी कॉपर का प्रयोग नहीं किया, कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिंबल Cu होता है। एल्युमिनियम का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, जस्ता जिंक का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। सीसा का प्रयोग किया जाता है। सीसा यानी कहने का मतलब बेटा लीड, सीसा यानी पीबी लीड, सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि सीसा के पास एक गुण पाया जाता है कि वह आवेशों को संचयन अधिक मात्रा में करता है। सीसा क्या करता है? सीसा कहने का मतलब वो ग्लास नहीं जो सीसा का इस्तेमाल हम लोग दरवाजे में करते हैं, आईना बनाने में करते हैं, वो ग्लास नहीं। ये आपका वो सीसा है, पीबी को सीसा कहा जाता है। लीड जो होते हैं वो आपका, ये लीड सीसा है, धातु है, वो उसमें ये पाया जाता है कि क्या पाया जाता है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो चार्ज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो आवेश होगा, उसको कंजर्व करके, एब्जॉर्ब करके, संचयित करके रखने की क्षमता आपको इसमें पाया जाता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग बैटरी में करते हैं। पीबी स्टोरेज बैटरी भी आता है, आप जानते होंगे। पीबी स्टोरेज बैटरी क्या करता है? जब एक बार चार्ज कर देगा तो ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को एब्जॉर्ब करता है और लंबा समय तक ये बैटरी चलेगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। क्वेश्चन क्या कहता है? अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है। तो टाल्क क्या होता है? TaLC, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। अब कहता है कि मैग्नीज सिलिकेट MnOx, एक्स का मतलब यहाँ कोई संख्या होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, MnOx SiO2 H2O इसका सूत्र होता है। सोडियम एसीटेट Na2SiO3 आपका दिया हुआ है, सोडियम सिलिकेट, सोडियम फॉस्फेट आपका दिया हुआ है Na2P4, और मैग्नीशियम सिलिकेट आपका Mg3OH2 Si4O10, Mg3OH2 Si4O10। तो कह रहा है आपको कि टाल्क जो होता है वो मुख्यतः अति मुलायम खनिज टाल्क सोप मुख्यतः है। क्या है? तो आपका टाल्क का केमिकल फार्मूला पता होना चाहिए, केमिकल नेम पता होना चाहिए। जैसे आपको इसमें पूछ देता कि मैग्नीज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका कॉमन नेम दिया हुआ है तो कौन सा होगा? तो मैग्नीशियम सिलिकेट होगा बेटा, Mg3OH2 Si4O10 आपका इसका हो जाएगा। अब क्या कहता है कि टाल्क एक खनिज होता है, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, वेरी सॉफ्ट, बहुत मुलायम होता है, साबुन की तरह चिकना होता है। टाल्क जो होता है वो कितना चिकना होता है? साबुन की तरह चिकना होता है। इसके रंग कैसे होते हैं? तो बेटा व्हाइट कलर का, सफ़ेद और हरा रंग का होता है। इसका जो रंग होगा वो सफ़ेद और हरा होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे वो भी कहानी मैंने आपको बताया। मैंने बोला था पहले ही कि जो कुछ भी बताते थे, बोल के समझाते थे, मैक्सिमम को कोशिश किए हैं कि आपके सामने हम लिख के रख दें। और एक बार मैं यहां से हट जाऊंगा और उस समय देखिएगा बोर्ड को, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद जब बोर्ड चेंज करेंगे तो एक बार ध्यान से उसको जरूर पढ़िएगा, मोबाइल को पॉज करके, सब चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट कहता है कि कैल्शियम, इसका उपयोग कहां कहां होता है? तो प्रत्येक दिन प्रत्येक घर में इस्तेमाल किया जाता है। किस फॉर्म में? तो कैल्शियम पाउडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े से चिकनाई को हटाने के लिए हम इसमें मार का भी प्रयोग करते हैं। मार जो होता है चावल पसाने के बाद, तो कपड़े को चिकनाई, कपड़ा अगर चिकना हो गया है तो चिकनापन को हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी का मिट्टी, जो उद्योग में चिनिया मिट्टी बनाया जाता है जिससे मूर्ति और आभूषण बहुत सारे चीज़ बन के आते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। पोर्सिलेन तथा टाइल्स, पोर्सिलेन तथा टाइल बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, आपको रबर बनाने में, कागज बनाने में, रंग बनाने में, ये सब बनाने में टाल्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूरा कहानी हम टाल्क का आपके सामने रख दिए हैं। सोडियम सिलिकेट ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और आज का अगला क्वेश्चन क्या होगा? आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की ओर मूव किया है। क्या कहता है कि पोजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? यानी पोजिट्रॉन एंटी पार्टिकल, पार्टिकल के अगेंस्ट जो होगा।
तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या होगा, प्रोटॉन। उल्टा यानी हमारा दुश्मन कौन है भाई, सर का उल्टा क्या होगा, पैर। पैर का उल्टा क्या होगा, सर। कहेगा सर के बदौलत उल्टा हो जाओ, सर के बदौलत उल्टा हो जाओ यानी क्या, सर को नीचे डालो और पैर को ऊपर डालो। तो कहता है कि एंटी पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल्स पूछ तो इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पूछ रहा है तो प्रोटॉन हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि पॉजिट्रॉन किसका एंटी पार्टिकल्स है, तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल्स होगा। अब कहता है किसका, तो इलेक्ट्रॉन का, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिट्रॉन यानी प्रोटॉन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ई प्लस को पॉजिट्रॉन बोलते हैं। इसका मास आपका इलेक्ट्रॉन के ही मास के बराबर होता है, चार्ज उतना ही होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का माइनस में होता है और इसका किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। इसको सूचित किससे करते हैं, तो इसको सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, तो सूचित किया जाता है बीटा प्लस या ई प्लस से सूचित किया जाता है। दो को मिला देते हैं, इलेक्ट्रॉन को और पॉजिट्रॉन को जब आपस में मिला देते हैं तब क्या घटना घटता है वो भी मैंने दिखाया है कि जब पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाइएगा तो दो ठो गामा रे आपको बाहर निकलेगा, यानी दोनों न्यूट्रल हो जाएगा और दो गामा रे का फॉर्मेशन करेगा। और गामा रे का उपयोग कहां कहां होता है या पॉजिट्रॉन का उपयोग हम कहां करते हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो गामा में एक्सरे जो होता है बेटा, हड्डी पसली जो टूट जाता है आपका, तो आप जाते हैं एक्सरे करवाने के लिए, वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे होता है। उसमें भी आप ध्यान से देखेंगे कि जब एक्सरे करता है, छोटा बच्चा होता है, एक बार डाला घींच लिया हाथ, गड़बड़ हो गया, नीचे आपका फोटोग्राफिक प्लेट लगाता है, एक ऐसा प्लेट जो स्लेट की तरह आता है, वो लाइट की मदद से फोटो को ड्रॉ करने का काम करता है, फोटो निकालने का काम करता है प्रकाश की मदद से, उसी को फोटोग्राफिक प्लेट कहा जाता है। क्या कहलाता है, फोटो की मदद से ग्राफ को बनाने वाला प्लेट ही क्या कहलाता है, फोटोग्राफिक प्लेट कहलाता है। वो किरण जब गुजरता है तो आपके मसल से पास कर जाते हैं, हड्डी से पास नहीं करते, तो जहां से पास नहीं करेगा उसका परछाई उसी फोटोग्राफिक प्लेट पर आ जाता है, ठीक है। और तब हम पता करते हैं कि हड्डी टूटा हुआ है कि क्या है। तो ये एक्सरे का जो फॉर्मेशन होता है, ये एक्सरे में बेटा बहुत सारे रे पाए जाते हैं। कौन सा रे पाया जाता है, तो न्यूट्रॉन पाया जाता है, गामा रे पाया जाता है, प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो पाए जाते हैं और पॉजिट्रॉन और गामा रे। तो ये दोनों चीज आपको कहां से मिला, तो यहीं से मिला है। तो पॉजिट्रॉन का इस्तेमाल आपको एक्सरे में भी किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले भी पढ़े हैं। और एक पार्टिकल्स आपका बेटा दिया हुआ है मेसॉन। ये मेसॉन क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैंने चर्चा किया था कि हमारा जो एटम है, जो हमारा एटम है, परमाणु है, वो आपके और भी छोटे छोटे उप परमाणविक कण से बना हुआ है, जिसमें 37 ऐसे उप परमाणविक कण है, 37 ऐसे उप परमाणविक कण है जिसको हम लोग अभी तक जान चुके हैं, उसके विषय में हमको जानकारी है। जिसमें आपका 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाद बहुत सारे अनस्टेबल कण होते हैं, उसी में आपको पॉजिट्रॉन आता है, न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो आता है, ठीक है। उसके बाद एंटी प्रोटॉन आता है। इतना ही नहीं, उसके बाद जो हमारे पास आएंगे मेसॉन आएगा, उसके बाद आपका मेसॉन पॉजिटिव आएगा, ठीक है, मेसॉन निगेटिव आएगा, न्यूट्रल ग्रेविटॉन आएगा। तो ये सब अनस्टेबल पार्टिकल्स है। तो मेसॉन भी हमारा कैसा पार्टिकल्स है, तो ये आपका अनस्टेबल पार्टिकल्स है, अस्थायी कण है, जो कहाँ पाया जाता है, किसी भी परमाणु में उप परमाणविक कण के रूप में पाया जाता है। मैंने लिख दिया है सब एटॉमिक पार्टिकल्स उप परमाणविक कण जो किससे बना होता है, क्वार्क से और एंटी क्वार्क से बना होता है। क्वार्क क्या होता है मैं वो भी बता दूं कि चार्ज जो होता है बेटा, एक चार्ज का प्रॉपर्टी मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था कि Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इट मीन्स क्या, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज पाया जाता है वो E के मल्टीपल में पाया जाता है। जब आता भी है तो E के मल्टीपल में और जाता भी है तो E के मल्टीपल में। फ्रैक्शन में चार्ज नहीं पाया जाता है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में क्वार्क से एक ऐसा पार्टिकल्स होता है, और भी 1-2 पार्टिकल्स है, उसमें क्वार्क एक ऐसा पार्टिकल्स होता है जिसमें आपको चार्ज जो आवेश होता है वो फ्रैक्शन के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, भिन्न के रूप में पाया जाता है। तो इसी क्वार्क और एंटी क्वार्क की मदद, एंटी क्वार्क को जब आपस में मिलाते हैं तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल जो परमाणविक कण का निर्माण होता है, और उसी परमाणविक कण को मेसॉन कहा जाता है, जो हाईली अनस्टेबल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी को एक्सोथर्मिक कहा जाता है। हीट के आधार पर बेटा केमिकल रिएक्शन को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक आपको इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक आपका कौन सा रिएक्शन होता है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक कौन सा रिएक्शन होता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक जो आपका दिया हुआ है इसको हम लोग ऊष्मा क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये जो अभिक्रिया होता है ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्माशोषी ये हो गया और ऊष्माक्षेपी ये हो गया। इंडोथर्मिक ये आपका क्या हो गया इधर वाला, ये आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गया,
और ये कौन सा अभिक्रिया होगा, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया होगा, तो हम इसमें क्या करते हैं, ये जो होता है इसमें हीट दिया जाता है, इसमें बाहर से हमारे द्वारा क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, और इससे हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, इससे हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, इससे हीट क्या होगा, बाहर निकलेगा, और इसमें क्या किया जाएगा, हीट दिया जाएगा, इसमें हीट दिया जाएगा, इसमें क्या होगा, हीट दिया जाएगा। तो एक ऐसा अभिक्रिया जिसको हीट देकर करवाते हैं, एक ऐसा अभिक्रिया जो हमको हीट देता है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से ऊष्मा क्या होता है, मुक्त होता है, ऊष्मा क्या होता है, हीट यहाँ से रिलीज होता है, हीट यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है, हीट यहाँ से बाहर निकलता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी निम्न में से किसकी बनी होती है। हमारे किडनी में गॉल ब्लैडर में अक्सर पथरियां बन जाती है। मैं आपको कुछ बायोलॉजिकल सिम्टम्स बताता हूं। टमाटर उमाटर और ये बीज वाले जितने भी सब्सटेंस आप खाते हैं उसका बीज भी बेटा क्या करता है, टोमेटो का, बहुत जगह आप जाइएगा कोलकाता उलकाता या बहुत जगह, तो वहां पर आप देखिएगा टोमेटो का बीज नहीं डालता है, वो बीज भी आपको पथरी का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब पथरी का फॉर्मेशन करने में यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पथरी के निर्माण में अब मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी निम्न में से किसकी बनी होती है। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों केमिकल कंपाउंड है, और इन चारों केमिकल कंपाउंड में किस केमिकल कंपाउंड की मदद से मानव के किडनी में पथरी का निर्माण होता है, कैसे होता है, वो सारा कहानी मैं आपको पारदर्शी अभी दिखाने वाला हूं। देखिएगा क्या ऑप्शन है। पहला तो कैल्शियम ऑक्जिलेट दिया हुआ है CaC2O4, दूसरा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट CH3COONA, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और चौथा ऑप्शन है आपका कैल्शियम। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेटा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्जिलेट होगा। कैल्शियम ऑक्जिलेट की मदद से पथरी बनता है। कैसे बनता है मैं आपके सामने लेके आया हूं। क्या कहता है, जब यूरिन में या मूत्र में आपके पेशाब में क्या कहानी होता है, ये जो आपका कैल्शियम ऑक्जिलेट दिया हुआ है, ये जो आपके कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या करता है कि पेशाब में हमारे क्या होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट C5H4N4O3, C5H4N4O3 जिसको यूरिक एसिड कहा जाता है, किसकी, यूरिक अम्ल के साथ, किसके साथ, यूरिक अम्ल के साथ, और किसके साथ, सिस्टीन के साथ। सिस्टीन का सूत्र HCH2CHNH2 NH2COH इस सब का होल 2 होगा, तो सिस्टीन के साथ। तो हमारे यूरिन में क्या होगा, जो हमारे पेशाब के रास्ते होते या पेशाब जो होता है, पेशाब की थैली, उसमें क्या कहता है कि CaC2O4 और आपका यूरिक एसिड और सिस्टीन दोनों क्या हो जाता है, सांद्रित हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाते हैं, और कंसंट्रेट होकर छोटे छोटे कण का फॉर्मेशन कर लेता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कर लेता है, और ये क्रिस्टल बना लेता है। और यही क्रिस्टल्स आपस में क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा एकत्रित होना, यानी ये क्या हो जाता है, एग्रीगेट, एकत्रित होकर किसका फॉर्मेशन कर लेता है, पत्थर का फॉर्मेशन कर लेता है, और आपकी किडनी में क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। और पत्थर जब बनेगा तो क्या कहानी होगा आप जानते ही हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। ये आपका सिस्टीन जो होता है वो क्या होता है, मैं उसको भी समझाने का कोशिश किया हूँ। पता है कि सिस्टीन आपका श्वेत कलर का, व्हाइट कलर का सॉलिड सब्सटेंस होता है, और ये जल में क्या होता है, बहुत कम घुलनशील होता है, जल में लेस सॉल्युबल होता है, जल में घुलनशील होता है तो बहुत अच्छा होता है, पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। जल में बहुत कम घुलनशील होता है, ये श्वेत कलर का होता है, घुलनशील होता है लेकिन बिल्कुल न के बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा, कैल्शियम ऑक्जिलेट। कैसे कैसे बना मैंने सिखा दिया कि कैल्शियम ऑक्जिलेट कहाँ, तो ये यूरिन में घटना होता है, आपके पेशाब में ये घटना होता है कि कैल्शियम ऑक्जिलेट क्या करता है, यूरिक एसिड के साथ और सिस्टीन के साथ सांद्रित होकर किसमें, छोटे छोटे कण में बदल जाते हैं, और वही कण आपस में एकत्रित होकर किसका, पत्थर का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड को एलिफेटिक कंपाउंड भी कहा जाता है। तो बेंजीन इज द फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मैंने बताया था बेंजीन इज द फादर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन इज द फादर नहीं, पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी बेंजीन जो होता है वो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो सारे के सारे वलयित यौगिक का पेरेंट आपको किसको माना जाता है, बेंजीन को माना जाता है। केमिकल फार्मूला बेंजीन का बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते होंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, वो आपको केमिकल फार्मूला आपको पता होगा, क्या होगा, C6H6 होता है। इसके स्ट्रक्चर भी आप जानते होंगे, इसमें कितना सिग्मा और कौन सा बॉन्ड पाया जाता है वो भी आपको पता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ये क्या होता है आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है, ये आप जान रहे हैं, बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो चलिए हम आगे की ओर मूव करते हैं।
आगे हमारा क्या कहानी है उसकी ओर मूव करते हैं। तो ये आपका बेंजीन है, इसका स्ट्रक्चर, इसको और अगर तोड़ के आप लिखिएगा तो आपको यहाँ पर कार्बन, 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 और सारे के सारे 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 2-2 बना रहा है, तो 2-2 आपका क्या, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा, तो सब जगह एक एक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है बेंजीन, ठीक है। इसमें सिग्मा बॉन्ड जो होगा, सिग्मा बंधन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो सिग्मा बंधन बेटा 6 होता है, और पाई बंधन जो होता है वो कितना होता है, तो पाई बंधन भी 6 होता है। कार्बन की संख्या कितने होते हैं, तो कार्बन का संख्या बेंजीन में 6 होता है। हाइड्रोजन का संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन का भी संख्या 6 होता है। मैंने टोटल कहानी दे दिया। तो पूछ रहा था कि एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता कौन है, यानी पेरेंट कौन है। पेरेंट मतलब माता पिता, माता पिता मतलब जन्म देने वाले। तो कौन है इसके जन्म देने वाले, तो बेंजीन है बेटा। कौन है, तो बेंजीन है। दिस इज योर आंसर। फेनॉल आप जानते होंगे, फेनॉल किसको कहा जाता है। इसी बेंजीन में क्या करते हैं, ऐसे करके इसको मिला देते हैं तो ये बेटा फेनॉल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एनिलीन आपको नहीं पता होगा तो मैं ये भी दिखा दूँ। इसी में क्या करते हैं, CH3 को मिला देते हैं तो ये एनिलीन हो जाता है। मीथेन तो आपको पता है CH4 होता है। चलिए, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। क्या कहता है कि गैलेना निम्न में से किस धातु का अयस्क है। गैलेना का सूत्र क्या होता है बेटा, तो गैलेना का PbS होता है। PbS यानी किससे कौन सा धातु बाहर निकलेगा, तो लीड बाहर निकलेगा। Pb बाहर निकलेगा। Pb यानी क्या, लीड। Pb यानी क्या, लीड। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीसा। तो पूछ रहा है चांदी का, नहीं हमने तो बता दिया। पारा का, नहीं। कौन सा, सीसा। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। एल्युमिनियम का ये सब तो पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा क्वेश्चन है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन क्या होता है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका केमिकल नेम हम लोग क्या लिखते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट लिखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हम इसका केमिकल नेम लिखते हैं। आपको पता होगा कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है CaCl2, कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है CaO, कैल्शियम सल्फेट दिया हुआ है CaSO4, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट इज द बेटर ऑप्शन। कैल्शियम कार्बोनेट इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। कहता है एंटीपायरेटिक वे दवाएं हैं। एंटीपायरेटिक क्या होता है बेटा, मैं उसको समझा देता हूँ। एंटी का मतलब अगेंस्ट में काम करने वाला, और पायरेटिक का मतलब होता है ज्वरनाशक या दर्द। पायरेटिक मतलब क्या, ये आपका ज्वर होगा। ज्वर मतलब क्या, टेम्परेचर। ज्वर मतलब क्या, तापमान, ठीक है। और तापमान को कम करने वाला, तापमान के अगेंस्ट जो काम करता है उसी को एंटीपायरेटिक बोलते हैं। तो क्या कहता है, एंटीपायरेटिक मतलब ज्वरनाशी। ज्वरनाशी मतलब क्या, ज्वर जो पात देता है, आप जानते होंगे ज्वर जो पात देता है तो बुखार लग जाता है। तो बुखार लगता है तो हमारे बॉडी का क्या बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हम जो दवा खाते हैं, ज्वरनाशक दवा, जो फीवर घटाने वाला दवा खाते हैं, तो क्या करता है, टेम्परेचर को घटा देता है। किसको घटा देता है, हमारे बॉडी का जो 102 डिग्री टेम्परेचर होता है, 104 होता है, थरथराते रहता है बुखार से, उसको क्या करता है, कम कर देता है। बेटा एक चीज और जान लो कि ये दवा चलाने का भी सिम्टम्स होते हैं। आप सिंपली नहीं चला सकते हैं। बहुत ज्यादा फीवर है तो क्विक उसको डाउन नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे ठंडा पानी दीजिए, गर्म पानी दीजिए, बर्फ दीजिए, धीरे धीरे ठंडा कीजिए। जब एक लेवल में आ जाए तब मेडिसिन चलाने चाहिए। तो चलिए क्या करेगा, तो डिक्रीज करेगा टेम्परेचर को। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है संवेदना को कम करता है, नहीं, शरीर का ताप घटाता है। बिल्कुल, बुखार अगर उतारना है तो शरीर के तापमान को क्या कर दो, घटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है। नोबल गैस कौन सब होते हैं, नोबल गैस बेटा अक्रिय गैस होता है। कौन सब होता है, तो हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया और रेडॉन हो गया। ये आपके नोबल गैसेज होते हैं। ये सारे के सारे नोबल गैसेज होते हैं। तो आप पूछ रहा है कि आपको कौन सा नहीं पाया जाता है, तो हीलियम नोबल गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। आर्गन पाया जाता है पर्याप्त मात्रा में, सबसे ज़्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में अगर कोई गैस हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है तो वो आपका आर्गन पाया जाता है। पूछ रहा है कौन नहीं पाया जाता है, नियॉन पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, ये भी पाया जाता है कम मात्रा में। और रेडॉन तो बिल्कुल नहीं पाया जाता है। रेडॉन गैस जो होते हैं वो आपको वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाया जाता, तो रेडॉन नहीं पाया जाता। ये बेटा आरएन का कहानी आप जानते होंगे। ऐसे कई एक केमिकल रिएक्शन दिखाएं, ये आपका रेडियो एक्टिव होता है, ये आपका क्या होता है, तो रेडियो सक्रिय होता है। ये क्या होता है, तो रेडियो सक्रिय गैस होते हैं। ये क्या होते हैं, रेडियो सक्रिय होते हैं। ये कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसके कोई रंग नहीं होते हैं, ठीक है। ये आपका ऑर्डरलेस होता है, इसका कोई खुशबू नहीं होता है। क्या होता है,
खुशबूहीन हो जाएगा, इसकी कोई खुशबू नहीं होगा, सुगंध नहीं होगा, टेस्टलेस होगा, स्वादहीन होगा, इसका कोई स्वाद भी नहीं होता है, स्वाद भी नहीं है, सुगंध भी नहीं है और रंगहीन। और ये आपको रेडॉन होते हैं जो आपके वायुमंडल में, वायु में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने वाली क्रिया क्या कहलाता है। तो बेटा फर्मेंटेशन। किन्वन प्रोसेस होते हैं। क्लोरीफिकेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीफिकेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन। जब किसी भी सब्सटेंस को में क्लोरीन को जैसे हाइड्रोजन का क्लोरीफिकेशन करवा दिया जाएगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, जब क्लोरीन को हम लोग जोड़ते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, क्लोरीफिकेशन कहलाता है। फर्मेंटेशन में क्या होते हैं कि ये आपका बायोकेमिकल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है बेटा, तो बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस इसको कहा जाता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं जैव रासायनिक विधि हो गया। और ये जैव रासायनिक विधि क्या करता है, तो जीव की मदद से छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी की मदद से किसी भी सब्सटेंस पर अटैक करवाता है और उसको धीरे धीरे क्या करता है, बायोडिग्रेड करता है। वो जीव क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे तोड़ तोड़ के केमिकल रिएक्शन करवा के उसको खत्म कर देता है। तो ये आपका स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसी प्रोसेस से कार्बनिक यौगिक के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे क्या कर दिया जाता है, अपघटित करवा दिया जाता है, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब बहुलीकरण है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, तो मोनोमर्स को, जो मोनोमर आपके होते हैं, मोनोमर जो आपका होता है, मोनोमर्स जितने होते हैं तो मोनोमर्स को क्या करते हैं कि ऐड कर देते हैं। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से ऐड करके क्या बना देते हैं, मोनोमर को कन्वर्ट कर देता है। कौन, पॉलीमर में कन्वर्ट कर देता है। उसी को एकलक को बहुलक में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, पॉलीमराइजेशन विधि। एकलक को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो बहुलक में कन्वर्ट कर देने का काम, बदलने का काम पॉलीमराइजेशन करता है। और पैस्चुराइजेशन है। पैस्चुराइजेशन क्या होता है, मैं बेटा वो भी बता देता हूँ। पैस्चुराइजेशन एक ऐसा विधि है, आप देखते होंगे जो कंपनी से दूध बन के आती है, वो दूध आपको न जल्दी फटेगा और न ही उसमें बहुत कुछ न्यूट्रिशियस सब्सटेंस पाया जाता है, फ्लेवर डाले हुए जाता है, जिससे आपको स्वाद उसका बहुत बेस्ट लगता है। उसको क्या किया जाता है, तो पैस्चुराइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है। पैस्चुराइजेशन आपका पाश्वीकरण एक ऐसा विधि होता है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को हायर से हायर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि उस सब्सटेंस को गर्मी बर्दाश्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आ जाए और ठंडा बर्दाश्त करने की भी क्षमता उसके अंदर आ जाए। तो दूध को क्या किया जाता है, जो दूध आपका पाउडर वाला आता है उसको मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म भी किया जाता है, क्योंकि उसमें वैसे जीवाणु, कीटाणु और विषाणु जो गर्मी में पलता बढ़ता हो या गर्मी के लिए नुकसानदेह हो, वो सब मर जाता है, लेकिन ठंडा वाला उसमें जिंदा रहता है। तो उसको बहुत ज़्यादा ठंडा भी किया जाता है और मिनिमम टेम्परेचर पर ले आता है कि ठंडा वाले ठंडा होने के कारण मर जाए और गर्मी वाला गर्मी होने के कारण मर जाए, कुछ उसमें बचे नहीं और उसके चक्कर में बहुत सारे जो हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ होता है वो भी गायब हो जाता है। तो वो दूध टेम्परेचर भी बर्दाश्त करता है और वो दूध आपका ठंडा भी बर्दाश्त करने का काम करता है। तो वो प्रोसेस को पैस्चुराइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि गैसोहोल जो मोटर गाड़ियों ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है निम्न में से किसका मिश्रण है। तो गैसोहोल बेटा पेट्रोल को कहा जाता है। गैसोहोल किसका कहा जाता है, गैसोलाइन। गैसोलाइन आपका पेट्रोल को कहा जाता है। पेट्रोल 90%, इसमें आपको लीड नहीं होता है, लीड से फ्री होना चाहिए, लीड से मुक्त होना चाहिए। तो गैसोलाइन आपका पेट्रोल लेंगे, 90% पेट्रोल और अल्कोहल। पेट्रोल और अल्कोहल को आपस में मिलाते हैं तो गैसोहोल का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें पेट्रोल अल्कोहल है, बिल्कुल है, लेकिन पेट्रोल और अल्कोहल में क्या मिलाएंगे, तो पेट्रोल आपका 90% पेट्रोल की मात्रा होगी और अल्कोहल तो आपका फंक्शनल ग्रुप है बेटा, क्रियात्मक समूह है। तो इसमें इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, बहुत सारे अल्कोहल के कंपाउंड है। तो इसमें इथेनॉल जिसका केमिकल फार्मूला C2H5OH होता है, वो 10% इथेनॉल को मिलाते हैं और मिथेनॉल 3% मिलाते हैं CH3OH, और तब किसका निर्माण होता है, तो गैसोहोल का निर्माण होता है। जो गैसोहोल किसका मिश्रण होता है, तो पेट्रोल और अल्कोहल का होता है। 90% ये और आपका 10% ये, तो ये थोड़ा सा कम जाएगा, 87 हो जाएगा, 10% ये हो जाएगा और 3% ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। क्या कहता है कि एस्पिरिन, एस्पिरिन बेटा दवा होता है। प्रतिजैविक, प्रतिजैविक किसको कहा जाता है, एंटीबायोटिक को। मैंने समझाया है एंटीबायोटिक क्या होता है,
बायोटिक मतलब क्या, जीव। बायोटिक मतलब जीव, जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी होते हैं वैसे जीव का कहानी है। उसके अगेंस्ट जो काम करता है, उसके अगेंस्ट जो काम करता है एंटीबायोटिक, यानी जीव के अगेंस्ट जो काम करता है उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। मैंने लिखा है ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। क्या कहता है, एक माइक्रोबियल यानी छोटे छोटे जीवाणु, कीटाणु और विषाणु जो होते हैं उसके अगेंस्ट, यानी उसके अगेंस्ट काम करने वाला, उसके विपक्ष में और विरोध में काम करने वाला जो पदार्थ होता है उसी को एंटीबायोटिक कहा जाता है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। आपके शरीर पर अगर बैक्टीरिया का प्रभाव पड़ेगा, बैक्टीरिया अटैक करेगा, तो आपके शरीर में यही एंटीबायोटिक सब्सटेंस होगा जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आके खड़ा हो जाएगा, कहेगा आओ तू हमसे टकराओ, हम देखते हैं कितना पावरफुल है। अगर टकराने आएगा, एंटीबायोटिक आपका ज़्यादा पावरफुल होगा तो उसको मार देगा, उसको दबा देगा, उठा के वहां से भगा देगा। ठीक है। दूसरा आपको ऑप्शन दिया हुआ था क्या, एंटीपायरेटिक। बिल्कुल सही ऑप्शन है। एंटीपायरेटिक आपका होगा एस्पिरिन, आपका एंटीपायरेटिक होता है। क्यों होता है, काहे होता है, वो हम अभी समझाते हैं। समक सेडेटिव क्या होता है मैं आपको समझाया हूं उधर भी। तो पहले एस्पिरिन का कहानी देखते हैं। एस्पिरिन को बेटा एसिडल सैलिसाइक्लिक एसिड भी कहा जाता है। सिंपल हम लोग इसको सैलिसाइक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हम पढ़ाते हैं तो वहाँ आपको बताते भी हैं। ये आपका दर्द नाशक दवा होता है, ज्वर नाशक, यानी दर्द आपको अगर होगा तो ये दवा आप खाइएगा। एस्पिरिन आता है, ऐसे ही आपका डिस्प्रिन भी आता है। जब आप खाइएगा तो दर्द से राहत देगा। बुखार भी आपको लगा हुआ रहेगा तो बुखार से भी राहत पहुंचाएगा। सूत्र इसका क्या होता है, तो C9H8 आपका O4 होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, तो गलनांक बिंदु 135 डिग्री होते हैं। और CAS आपका क्या होता है, तो केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस होता है बेटा, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस होता है। ये केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस, आप जब दवा बनाते हैं तो प्रत्येक दवा के लिए आपको लाइसेंस इशू करवाना होता है। तो वही आपको CAS नंबर बना के देगा, जिससे आपका मेडिसिन जो होंगे वो लाइसेंसी हो जाएंगे। और उसके हिसाब से आपको उससे आप चेक कर सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसका CAS नंबर 50 क्या दिया हुआ, 5078.2 होता है। एटॉमिक वेट इसका निकालेगा 180.157 ग्राम पर मोल होगा। और ये आपका पानी में घुलनशील होगा। एस्पिरिन आसानी से घुलेगा तब तो पेट में काम करेगा, नहीं घुलेगा तो काम थोड़े करेगा। अब आपका एक ऑप्शन और था, कौन सा ऑप्शन था, तो समक क्या होता है, तो समक को बेटा हम लोग सेडेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेडेटिव बोलते हैं। शायद आपको पागलपन का कभी दौरा न पड़े, भगवान न करे, लेकिन अगर पड़ेगा पागलपन का दौरा तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो बिगड़ेगा तो आपको यही दवा आपको खिलाया जाएगा। ये क्या होता है, तो सेडेटिव हाइपोनोटिक ड्रग्स होता है। सेडेटिव हाइपोनोटिक, ये सिंपली कहो कि ड्रग्स होता है, नशा युक्त दवा होता है। जब इसका सेवन करेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्या करना है, मारो पैक, जाके मारेगा 4 पैक बिंदास, अरे कौन बोलेगा कहाँ है क्या है, नाचने लगता है लोग। तो वो आपको सेडेटिव्स होते हैं। रिड्यूस टेंशन, आपको टेंशन तनाव से क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। आप जितने भी एंजाइटी, आपका जो थकान होगा उसको दूर कर देगा, आपको शांति पहुँचाने का काम करेगा। बहुत अच्छा नींद आएगा। जब शराब पी के सोइएगा तो निर्भय होकर सोइएगा, बड़ी शांति सुकून आप फील कीजिएगा। टेंस टू डिप्रेस आपका CNS क्या कहता है कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिप्रेशन में जा चुका है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, डिप्रेस कर देगा। धीरे धीरे जब इसका सेवन कीजिएगा तो आपका मस्तिष्क धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। मस्तिष्क आपका वो अल्कोहल का आदी हो जाएगा। नहीं लीजिएगा तो उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं। अब कहता है रिड्यूसिंग सेंसिटिविटी ऑफ पेन। आपको अगर मान लीजिए कि कोई इंसान जिसको दर्द हो रहा है, इधर उधर चोट है, तो अल्कोहल भी पिला देगा, बिंदास होकर दर्द उसको आराम मिल जाएगा। कुछ पल के लिए आराम से रिलैक्स रहेगा। जब तक उसका नशा रहेगा तब तक वो आराम रहेगा। नशा खत्म, फिर से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो एवोगाड्रोज ने। ये सारे गैस के नियम दिए थे, लेकिन विसरण का जो नियम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था, एवोगाड्रोज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, एवोगाड्रोज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंतर को क्या कहा जाता है, तो परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में बेटा आकाश पाताल का अंतर होता है। मैं आपको पहले से समझा देता हूँ, आज तक आप लोग नहीं जानते थे। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। दिस डिफरेंस इज दैट आकाश और पताल का डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। कैसे होता है, क्या होता है, मैं आपको अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मास क्षति, यानी ये आपका द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो एवरेज मास होगा किसी भी आइसोटॉप्स, जो एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स है उसके आइसो, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, कार्बन का आइसोटॉप्स, क्लोरीन का आइसोटॉप्स, ठीक है, ये जितने भी आपको परमाणु होते हैं उसके आइसोटॉप्स का जो औसत मास होगा उसी को एटॉमिक मास कहा जाता है, जो आपका भिन्न संख्या आता है, फ्रैक्शनल नंबर आता है। जबकि मास नंबर जो आपका होगा, जो द्रव्यमान संख्या होगा, जो द्रव्यमान संख्या होगा वो द्रव्यमान संख्या बेटा होल नंबर होता है, वो पूर्ण संख्या होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। और द्रव्यमान क्षति क्या होता है, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक के अंदर, नाभिक का द्रव्यमान जो नाभिक के अंदर होगा उसमें से क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को घटा दीजिएगा तो आपको मास क्षति पता चल जाएगा। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट आपका केजी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, केजी होता है। ठीक है, अब कहता है कि जंग लगने पर लोहा का भार, तो जंग जब लगेगा तो क्या होगा बेटा, जंग लगने पर लोहा का भार में क्या परिवर्तन आता है, तो लोहा का भार है तो जंग लगने पर लोहा का भार बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, तो पहले लोहा का मास था, अब उसमें क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो जितना मात्रा में ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगा उसके भार को बढ़ा देगा, तो ऑक्सीजन का जो भार होगा उसके हिसाब से बढ़ जाएगा। अब कहता है कि सबसे हल्का तत्व कौन होता है, तो सबसे हल्का तत्व बेटा हाइड्रोजन होता है। इट इज क्लियर, मैंने पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया 50 to 50। अब आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।